प्लॉट कर दी है, टेबल में आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। आपने याद रखना है कि इनके अंदर एटॉमिक नंबर Z इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सिमिलर रहेगा मगर मास चेंज हो जाएगा। एटॉमिक मास चेंज हो, एटॉमिक नंबर सिमिलर हो, तो आपने याद रखना है ऐसे एटम्स जिनका मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सिमिलर है, उन्हें हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। मैंने कार्बन की एग्जांपल आपके सामने पुट की है। रेड कलर में मास लिखा हुआ है। कार्बन के 3 एटम्स हैं जिसमें से एक एटम का मास 12 है, दूसरे का 13 है और तीसरा 14 है। तो मास चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर आप देखिए सिमिलर हैं। सो एटम्स विद सिमिलर एटॉमिक नंबर एंड विद डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज आइसोबार। आइसोबार ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनका मास सिमिलर होता है मगर उनके एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैंने आपके सामने पुट किया कि सिमिलर एटॉमिक मास होना चाहिए, तो आप देखिए कि पोटासियम एंड आर्गोन दोनों का एटॉमिक मास 39 है, सिमिलर है, मगर पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। सो पोटासियम एंड आर्गोन ड्यू टू same mass are isobar of each other. Next हम चलते हैं थर्ड टर्म के ऊपर, that is about isotones. And isotones means atoms or molecules with similar number of neutrons. तो substance with similar number of neutrons are known as isotones of each other. तो इसमें आपने याद रखना है कि similar क्या होगा, न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद सिमिलर होगी आइसोटोन्स में। कार्बन 14 मैंने आपके सामने पुट किया और ऑक्सीजन 16 मैंने आपके सामने पुट किया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का एक ट्रिक होता है, आपको याद होना चाहिए और आपको बड़े अच्छे तरीके से इस चीज का पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कहीं पे, चले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास में से आपने उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है, तो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ द सब्सटेंस। तो आप जरा गौर करें, 14 माइनस 6 that is 8 and 16 minus 8 that is also 8. So carbon 14 and oxygen 16 have same number of neutrons, so they are isotones of each other. नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने याद रखना है कि ईटा के अंदर जो आपको ऑब्जेक्टिव है वो यहां तक पूछी जाती है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स तक। आइसो डायफर्स और आइसो ईस्टर्स आपसे नहीं पूछे जाते, ये आपके नॉलेज के लिए बस यहां पे पुट कर दिया है। आइसो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं, वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब देखिए, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने फ्लोराइड आयन लिखा है, इट मींस इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 मींस इसने 1 लूज किया है, इसके पास भी 10 हो गए। तो देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोरीन के 10 हो गए और 1 लूज करके सोडियम के 10 हो गए, नियोन के ऑलरेडी 10 थे, तो तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद हम आते हैं आइसो डायफर्स के ऊपर। ये थोड़ा सा जरा टेक्निकल पॉइंट है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। Z मींस एटॉमिक नंबर, N इज द न्यूट्रॉन। When two substances have same difference of neutrons and atomic number, न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर करके जो नंबर आता है, ये नंबर या ये वैल्यू जिन सब्सटेंसेस की सिमिलर होती है उनको हम आइसो डायफर्स का नाम देते हैं। थोरियम, देखिए इसके पास 144 न्यूट्रॉन्स होते हैं, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है। मैंने टोटल न्यूट्रॉन्स में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया तो 54 जो है वो आंसर आएगा। यूरेनियम ले लिया, मैं इसके जो है वो न्यूट्रॉन्स 146 होते हैं, इसमें से मैंने इसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया, आंसर 54 आ गया। तो क्योंकि न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस यूरेनियम और थोरियम दोनों में सिमिलर है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के आइसो डायफर्स कहलाएंगे। उसके बाद हम आते हैं आइसो ईस्टर्स के ऊपर। ऐसी 2 सब्सटेंसेस जिसके अंदर टोटल एटम्स एक जितने हो, सिमिलर हो, इक्वल हो, सिमिलर तो नहीं खैर कह सकते, इक्वल एटम्स होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो भी बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो आइसो ईस्टर्स बन जाएंगे। ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। सो आप देखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसके अंदर 1 एटम कार्बन, 1 एटम ऑक्सीजन, 2 एटम हो गए, और इसी तरह से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में भी 2 एटम्स हैं,
नाइट्रोजन के। सो इसमें एटम्स की तादाद एक जैसी है, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी सिमिलर होने चाहिए। अब आप जरा देखिएगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 एटम्स हैं तो 14, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन 14, इसके भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14, एटम्स की तादाद भी एक जैसी है, सो दे आर आइसोईस्टर्स ऑफ ईच अदर। अब हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट आगे, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे प्लॉट किए हैं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। इस तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस में मैंने आपको सोडियम कैटाइन, मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव कैटाइन, एल्यूमिनियम ट्राइपॉजिटिव कैटाइन और फ्लोराइड एनाइन जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और आपने इनमें से मुझे बताना है कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है आपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉन विद अदर्स। तो अगर आप गौर कीजिएगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 1 रिमूव किया 11 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 3 रिमूव किए 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1 गेन किया 10 इलेक्ट्रॉन। सो सिवाय मैग्नीशियम के बाकी सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सो मैग्नीशियम इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद अदर्स। मैग्नीशियम जो है वो बाकियों के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर। आपको ऑप्शंस दी गई हैं और आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोटोन विद अदर्स। इन 3 सब्सटेंसेस में से कौन जो है वो आइसोटोन नहीं है बाकियों का। तो आप जरा गौर कीजिएगा कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन आपको दी है कार्बन 14 की, उसके बाद नाइट्रोजन 15 है और ऑक्सीजन 16 है। हम ये जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, डिफरेंस लेंगे कितने न्यूट्रॉन निकले 8। एटॉमिक नंबर 7, 15 से माइनस किया 8। एटॉमिक नंबर 8, 16 से माइनस किया 8। तीनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 8 न्यूट्रॉन निकले। सो आपने याद रखना है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटोन्स हुए। ठीक है, और इस पे हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, मैस माइनस एटॉमिक नंबर। जब ये करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। सो आपने याद रखना है कि फिर आंसर क्या हुआ इसका, ऑल ऑफ दिस, डेल्टा। तो यहां तक फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इस लेक्चर का, दैट इज अबाउट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मैंने इसमें से सिर्फ वो वाले पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए हैं जो हमें ईटा के लिए रिक्वायर है। नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर बड़ी स्टोरियां सुनाई गई हैं आपको प्रॉपर्टीज के हवाले से, ये और वो सारा, तो वो इजी टू रीड होता है, आप उसे खुद भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम जो टेक्निकल पॉइंट है इसके उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जरा देखिएगा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर विलियम क्रूक्स ने और जे थॉमसन ने गैसेस में से करंट पास करवाया। हम ये जानते हैं कि एयर जो है ये भी गैसेस का मिक्सचर है, मगर एयर में से करंट पास नहीं करता। इट मींस बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ गैसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कंडक्टर्स नहीं है। तो फिर हुआ क्या कि हमने यहाँ पे ये देखिए पॉइंट मेंशन किया है, कंडक्टिविटी थ्रू गैसेस। उसके लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी गैस की। तो आपने याद रखना है कि किसी गैस की कंडक्टिविटी प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जितना ज्यादा प्रेशर रखेंगे करंट उतना ज्यादा कम पास होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और आप प्रेशर जितना ज्यादा कम करते चले जाएंगे तो उसमें से करंट पास करना, वो पोटेंशियल प्रोवाइड करना उतना आसान हो जाएगा हमारे लिए। नॉर्मली डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हम इसका प्रेशर अप्लाई करते हैं वो आमतौर पर 10 to raise power -5 और -6 एवरेज जितना जो है वो हम अप्लाई करते हैं। अब या आप ये कह सकते हैं कि हमने इसकी जो वैल्यू रखी है वो अबाउट 0.1 टॉर और 0.1 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर जो है वो हमने इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल के ऊपर। कंडक्टिविटी थ्रू गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतनी आसानी से उसमें से करंट पास करेगा। तो आप ये जानते हैं कि हमारी रेफरेंस बुक ये बताती है कि 5000 to 10,000 वोल्ट्स जो है वो हमने अप्लाई किए थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस में से करंट पास करवाने
होने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि रिक्वायर्ड पोटेंशियल। यहाँ पे मैंने कहा कि जी पोटेंशियल अप्लाई करना है हमने और हाई पोटेंशियल अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कितना हाई, क्या हर एक कंडीशन के अंदर हाई या हर एक के लिए एक जितना, मगर ये इन सारी चीजों का ताल्लुक है, ये डिपेंड करती हैं। आपने याद रखना है कि रिक्वायर्ड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब के। डिस्चार्ज ट्यूब जितनी ज्यादा लार्ज होगी आपको उतना ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और डिस्चार्ज ट्यूब जितनी स्मॉलर होगी आपको पोटेंशियल उतना लेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर इनसाइड के। अगर लोअर प्रेशर है तो आपको लेस पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर हाई प्रेशर है तो फिर आपको मोर प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने याद रखना है। तो फिर ये जो रिलेशन बनता है ये इनवर्स नहीं है, सॉरी, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि अगर इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर हमें पोटेंशियल भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट हम आते हैं कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज के हवाले से मैंने कुछ रिलेशंस आपके सामने पुट किए हैं। ये वो रिलेशंस हैं जिनसे रिलेटेड ईटा में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा जी, सबसे पहले मैंने पॉइंट पुट किया है चार्ज टू मास रेशियो के हवाले से। ये मोस्टली कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है आमतौर पर बच्चों के लिए, स्पेशली फ्रेशर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ा इशू होता है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। तो आपने याद रखना है कि किसी सब्सटेंस की चार्ज टू मास रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके चार्ज के। जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा उसकी चार्ज टू मास रेशियो ऑब्वियसली उतनी ज्यादा आएगी, और चार्ज टू मास रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के, यानी सब्सटेंस का मास जितना ज्यादा होगा उसकी चार्ज टू मास रेशियो उतनी ज्यादा आएगी, कम आएगी। तो मास के साथ इनवर्स है और चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और तीसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, मगर नेचर के क्या है, इंडिपेंडेंट। सो आपने याद रखना है कि कैथोड रेज जो हैं इनकी चार्ज टू मास रेशियो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद हम आ जाते हैं पेनिट्रेशन पावर के ऊपर कि कैथोड रेज जो हैं इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है ये मोमेंटम पे डिपेंड करती है। वैसे जरूरी नहीं है कि हम ये बात सिर्फ कैथोड रेज के लिए ही करें, क्योंकि मैंने इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कवर करने की कोशिश की है डिफरेंट ट्रिक्स, टेबल्स एंड वैल्यूज एंड क्वेश्चंस के थ्रू। तो आपने याद रखना है कि ये मैंने ओवरऑल बात की है। ओवरऑल जितने हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ओवरऑल आपने याद रखना है मोमेंटम पे डिपेंड करेगी। रेज का मोमेंटम यानी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उनकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। मास बढ़ने से भी मोमेंटम बढ़ जाता है तो बाज़ का उससे भी पेनिट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, मगर पेनिट्रेशन पावर चार्ज लेसनेस के साथ जो है वो आपने याद रखना है कि इनवर्स नहीं बनता, ये भी अगेन डायरेक्ट रिलेशन बनता है। चार्ज लेसनेस जितनी ज्यादा होगी सब्सटेंस की पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जब चार्ज होता है अट्रैक्शन होती है तो मटेरियल रेडिएशन को जल्दी रोक लेता है। तो अगर चार्ज लेसनेस होगी, लेस चार्ज वाली रेज होंगी तो वो ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है मटेरियल के अंदर। ठीक है, अब ये देखिएगा कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया है आपके सामने, और ये क्वेश्चन है जी चार्ज टू मास रेशियो के हवाले से। मैंने कुछ कैटाइंस जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने पुट किए हैं। हाइड्रोजन कैटाइन है, हीलियम मोनोपॉजिटिव, सोडियम मोनोपॉजिटिव एंड पोटासियम मोनोपॉजिटिव। तो आपने ये बताना है कि इन सब्सटेंसेस में से किसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चार्ज तमाम के अंदर क्या है, सिमिलर, तो फिर लिहाजा चार्ज पे तो ये डिपेंड नहीं करेगी। और मास सबका डिफरेंट है, हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम 4 होता है, सोडियम 23 होता है, पोटासियम 39 होता है। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि जिसका मास जितना ज्यादा उसकी ई ओवर एम रेशियो सबसे कम, और जिसका मास कम उसकी ई ओवर एम रेशियो उतनी ज्यादा। सो फिर आंसर क्या बनेगा, हाइड्रोजन। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर से रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पेनिट्रेशन पावर जो है वो मैक्सिमम है किस केस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ऑल ऑफ दीज। तो हम ये जानते हैं कि पेनिट्रेशन पावर मास के साथ
बढ़ जाती है और पेनिट्रेशन पावर जो है वो चार्ज के कम होने से बढ़ जाती है। लिहाजा आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि ये इक्वल होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास भी ज्यादा होता है, लिहाजा फिर इसी की पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं, मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोटा सा आपसे पूछा है, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन किलोग्राम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास किलोग्राम के अंदर क्या होगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको यहां पे पुट किया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 31 किलोग्राम, और मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास आपसे पूछा है। हम ये जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इंटू 10 टू रेज पावर 23, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 31। जब आप 9.1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये राउंड अबाउट 14 आएगा, और 10 टू रेज पावर माइनस 31 से 23 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 टू रेज पावर 8 आएगा। 14 का डेसिमल पॉइंट पीछे ले जाएंगे तो आंसर इज 1.4 इंटू 10 टू रेज पावर 9। सो आपने याद रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास इन किलोग्राम 1.4 इंटू 10 टू रेज पावर 9 के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, चार्ज ऑफ 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज जो है वो कितना होगा। अब ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली दिखने में हमें जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी। मैंने ऑप्शंस में आपके पास लिखा हुआ है जी 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय 1000, 1.75 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 11 कूलम्स और 1.75 इंटू 10 टू रेज पावर 11 कूलम्स। अब जरा गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन इतना टेक्निकल नहीं है, आसान बात है। हम ये जानते हैं कि चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की वो किसके इक्वल होती है, वो होती है जी 1.758 इंटू 10 टू रेज पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम, कूलम्स पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर कितना चार्ज बनता है 1.758 इंटू 10 टू रेज पावर 11 कूलम्स। तो फिर आंसर क्या हुआ, डेल्टा। उसके बाद हम आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोटॉन। इनमें से किस सब्सटेंस को हम प्रोटॉन नहीं कह सकते। तो ऑप्शंस में मैंने आपके सामने प्लॉट किया है, कैनाल रेज, हम ये जानते हैं कि कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज एक ही चीज का नाम है, और हम ये भी जानते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस की जब आयोनाइजेशन होती है तो कैटाइंस जनरेट होते हैं, उन्हीं कैटाइंस को हम प्रोटॉन्स या पॉजिटिव रेज का नाम देते हैं। सो आपने याद रखना है कि एनाइंस कैन नॉट बी प्रोटॉन्स। सो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक। अब हमने करना ये है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड अगले लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह कुछ और प्रॉब्लम्स पुट करूंगा जिसकी मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए फी मानिल्लाह।